नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए, हम लोग फिजिक्स में पीछे कुछ लाइट चैप्टर से 20 क्वेश्चन कर चुके थे। उसी में हम लोग आगे 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से। तो चलिए, 20 क्वेश्चन हो गए थे, आगे हम 21 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 21 नंबर की, एक गोली दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में किसके बराबर होगी? गोली दर्पण है एक, जिसे मान लो कि हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे ध्रुव होता है मतलब पोल, यहाँ पे फोकस दूरी f, उसके दुगनी दूरी पे सेंटर होता है मतलब वक्रता केंद्र, और अनंत होता है यहाँ पे। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मतलब ध्रुव ये और ये दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में, फोकस दूरी ये होता है। अगर ये f है तो यहाँ से ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि दुगनी दूरी पे होता है तो 2f हो जाएगा। इसका मतलब है कि f के पदों में 2f के बराबर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? a। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, तो रेलवे में अगर आना है तो आपको साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सहित। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि जब श्वेत प्रकाश पतली किरण के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होता है? टिमटिमाता है, परावर्तित होता है, अपसरित होता है या वर्ण विक्षेपित होता है? देखो, यही चीज़ न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने प्रिज्म से, जैसे प्रिज्म हुआ, यहाँ से श्वेत प्रकाश को गुजारा, और ये जब श्वेत प्रकाश इधर निकला, ठीक, तो 7 रंगों में टूट गया। कितने रंगों में? 7 रंगों में। यहाँ पे श्वेत प्रकाश मतलब विजुअल लाइट जो होता है, दृश्य प्रकाश, वो 7 रंगों में टूट जाता है विब की ओर। ठीक, इन 7 रंगों में टूट जाता है, और ये किसने बताया था? न्यूटन ने। और 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 7 रंगों में प्रकाश का टूटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, और इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आ जाएंगे 23 नंबर पे। और 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक ऑप्शन नीचे है चाल, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। डी ऑप्शन आपका कौन सा है? चाल। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष संबद्ध किया जा सकता है। तो क्या चीज़ संबद्ध किया जा सकता है? अपवर्तनांक के साथ इसका संबंध कैसा होता है, कुल मिला के ये बताना है आपको। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष में संबद्ध किया जा सकता है। तो किसके साथ संबंध किया जा सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे जो अपवर्तनांक होता है, हमने अभी बताया था कि अपवर्तनांक, आवृत्ति, है ना, अपवर्तनांक और आवृत्ति और ऊर्जा, ये तीनों चीज़ जिसका ज़्यादा होता है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। ठीक है, तो जिसकी अपवर्तनांक ज़्यादा उसका तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य तो है नहीं यहाँ पे, विस्थापन त्वरण बल है। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसकी चाल ज़्यादा है या कम होता है। तो यहाँ पे संबंध किसके साथ होगा? चाल के साथ होगा। ठीक है, बल त्वरण विस्थापन से नहीं मतलब है। तो अपवर्तनांक को किससे संबंध बनाया जा सकता है? चाल के साथ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आ जाएंगे हम 24 नंबर पे। और 24 नंबर में कहा गया उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है? उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस ऐसे बनता है, तो इसकी जो फोकस लंबाई होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है? देखो, इधर जो होता है पॉजिटिव होता है, और अगर इधर पड़ता है तो निगेटिव होता है। ठीक है,
तो फोकस दूरी इसकी यहाँ पे होती है इधर, इसका मतलब क्या होती है, धनात्मक। तो इससे पहली क्लास में हम बता भी चुके हैं, इससे पहली वाली क्लास में कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आ जाएंगे हम 25 नंबर पे। 25 नंबर में कहा गया कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। कैसी छवि होगी, देखो जो उत्तल दर्पण होता है, इससे बनता है उत्तल दर्पण, अंदर की ओर कलाई क्रिया होती है, उभरा हुआ परावर्तक तल होता है इसका। अब यहाँ पे इसका ध्रुव से अनंत के बीच में हम कहीं भी वस्तु के रखेंगे, चाहे जहाँ पे रखें, सेंटर पे या फोकस पे, सबका प्रतिबिंब फोकस और यहीं पे बनेगा, फोकस और पोल पे, यहीं पे सारे प्रतिबिंब बनेंगे, सब प्रतिबिंब यहीं पे बनेंगे। मतलब है कि जब इधर बनते हैं तो जो सीधा बनता है, पहली बात तो, और जो सीधा बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा आभासी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आभासी। अब सीधा आभासी तो है नहीं, आभासी तो है लेकिन छोटे बड़े दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे जहाँ पे रखें वो सब छोटे बनते हैं। क्या हो जाएगा, छोटे, क्योंकि उत्तल दर्पण जो बनाता है वो छोटे दर्पण बनाता है, छोटे प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन आभासी बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 में आ जाइए। अपवर्तनांक, आपतन कोण की ज्या, जिसको साइन ई कहेंगे, साइन, और आपतन कोण की ज्या साइन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो एक आपने पढ़ा होगा साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू कहते हैं इसको, है ना। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको, स्नेल का सूत्र या नियम। ठीक है, और साइन आई अपान साइन आर क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ये म्यू क्या है, अपवर्तनांक ही है। अपवर्तनांक क्या होता है, ये अपवर्तनांक होता है। साइन आई अपान साइन आर ये क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आ जाइए 27 नंबर पे। देखिए ये सारे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। अभी हमने बताया था पिछली क्लास में हमने बताया था कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, और या फिर कोहरे का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक, इन सब का कारण क्या होता है, इन सब का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अपवर्तन में क्या होता है, टेढ़ी दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना, छोटा दिखाई देना। कोई चीज़ टेढ़ा दिखाई दे रहा है, आकार से बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ छोटा दिखाई दे रहा है। पानी में पड़ी हुई वस्तु बड़ी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है, उठी हुई प्रतीत होती है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अपवर्तन के। ठीक है, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ जाएंगे 28 नंबर में। 28 नंबर में टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित, किससे संबंधित है। तो टिंडल प्रभाव से पिछली क्लास में ही हमने बताया था कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। जब कोलाइडी कणों से प्रकाश को उजारा जाता है तो कोलाइडी कणों से प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है, और फैलने से क्या होता है, फैलने को ही क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ जाएंगे 29 नंबर में। ये सारे क्वेश्चन देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु, जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर आजकल संचार के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक, और ऑप्टिकल फाइबर मतलब इसको प्रकाशिक तंतु भी कहते हैं। इंटरनेट जो लगवाते हैं हम लोग, तो केबल के, जिस केबल के माध्यम से इंटरनेट पहुंचता है वही प्रकाशित तंतु कहलाता है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे, ठीक। और इसकी खोज किसने की थी प्रकाशित तंतु की, तो नरेंद्र कपाड़ी। नरेंद्र कपाड़ी ने खोज किया था प्रकाशित तंतु की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। 30 नंबर है कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किससे प्रभावित होती है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, किस पर आधारित होता है, किस प्रभाव से आधारित होता है। तो एक आपने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है, विरल से सघन माध्यम में, तो जैसे ये किरण आई आपतन कोण, तो इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन जब विरल से सघन में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन, ठीक है, इसे कहते हैं अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद अगला देखिए 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए ठीक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म क्या करता है। और ये भी क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में आपको बताया है कि प्रिज्म का कार्य क्या होता है, कि जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, तो 7 रंगों में टूटने को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसकी खोज किसने किया था, न्यूटन ने। तो इसका मतलब है कि यह उसके जरिए गुजरे हुए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 में आ जाइए। 32 के एक ऑप्शन नीचे है, कौन सा, अवतल दर्पण। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डी ऑप्शन, तब तक आंसर बताइए। चलिए, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइट में, टॉर्च की हेडलाइट में, या फिर डॉक्टर जो चिकित्सा में उपयोग करते हैं, कान नाक गला वाला जो डॉक्टर होते हैं, वो जो दर्पण यूज करते हैं वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। वाहनों की साइड मिरर, साइड को देखने के लिए, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी का रिव्यू देखने के लिए, वहाँ पे व्यू देखना, अगर पीछे देखने के लिए, गाड़ी में पीछे देखने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, वाहनों की हेडलाइट में होता है, टॉर्च की लाइट में होता है ना, टॉर्च में। और डॉक्टर यूज करते हैं अवतल दर्पण। उसके बाद आपका सेविंग करने के लिए जो यूज करते हैं, वैसे तो समतल यूज करते हैं, लेकिन सेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 32 के बाद आ जाइए हम 33 नंबर पे। ALP का एग्जाम 2018 में इससे पहले हुआ था, और ये सब क्वेश्चन उसी में पूछे हुए हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। तो अभी हमने बताया है, सर्च लाइट जो होता है, जैसे लाइट है, ठीक, तो जैसे लाइट है आपका, तो यहाँ पे जो अंदर की ओर ऐसे बना होता है, वो कैसा बना है, तो आप देख ही रहे हैं। सर्च लाइट हो गया, वाहनों का लाइट हो गया, ऐसे वाहनों की लाइट हो गया ना, ऐसे प्रकाश निकलता है। तो यहाँ पे देखो कैसा बना हुआ, तो ये बना है आपका अवतल दर्पण की तरह, ठीक। सर्च लाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और गाड़ी से पीछे व्यू देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आइए 34 नंबर पे। 34 में 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। अब देखो, वक्रता त्रिज्या F बराबर क्या होता है, F बराबर R/2 होता है।
मतलब ये होता है कि r बराबर होता है 2f, फोकस का दुगुना होता है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस की दूरी दुगुना होता है, और वक्रता त्रिज्या दिया है हमको, वक्रता त्रिज्या हमको दिया है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी तो f बराबर क्या हो जाएगा 20/2, मतलब कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए 34 के बाद आ जाएंगे हम 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता, लेंस है और क्षमता पॉजिटिव है, तो पता है कि कौन सा हो जाएगा उत्तल लेंस, कौन सा हो जाएगा उत्तल लेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, नेगेटिव होती है, अवतल लेंस की क्या होती है, उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 में आ जाइए। 36 में कहा गया है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, अंदर की ओर वक्रीय होती है। ठीक है, तो अंदर की ओर वक्रीय होती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो एक वक्रीय दर्पण है, पहली बात तो दर्पण है, और परावर्तन जो सतह है अंदर की ओर वक्रीय है, तो अंदर की ओर परावर्तन, ये जो सतह है अंदर की ओर परावर्तित सतह क्या है, अंदर की ओर वक्रीय है। इसका मतलब उभरा हुआ तल में कलाई क्रिया, उभरा हुआ पेंट है, तो इसका मतलब ये कौन सा है दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आ जाइए 37 पे। 37 छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे भाग रहा है। चलिए देखिए इसके 3 ऑप्शन नीचे हुए। चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब वस्तु P और F के बीच रखा जाता है, P और F, P मतलब पोल और फोकस, ठीक है, P मतलब F, P मतलब क्या हो गया पोल, और F मतलब फोकस के बीच रखा जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। चलो हम दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया, ये फोकस, इसकी दुगनी दूरी पे वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे वस्तु रख रहे हैं हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर, ये वस्तुएं हैं। तो इसका उल्टा बनता है, यहाँ पे 1 नंबर की प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर और 6 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि फोकस और कहाँ पे पोल के बीच में अगर वस्तु रखी है, फोकस मतलब P और F के बीच में, मतलब 6 नंबर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे देखो दर्पण के क्या कहाँ पर बनना है, दर्पण के पीछे बनना है, दर्पण के पीछे बन रहा है 6 नंबर की वस्तु का प्रतिबिंब। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका C, दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 38 पे आ जाएंगे हम। 38 में कहा गया कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो यह किस दिशा में मुड़ती है। देखो जैसे मान लो कि ये एक तल है, यह अभिलंब हो गया, ऊपर माध्यम कैसा है सघन, मतलब उसके अणु पास पास हैं, और नीचे वाला विरल माध्यम है। तो जब विरल सघन से विरल में आता है, ठीक है, तो जब सघन से क्या होता है विरल में आता है, तो विरल में क्या होता है कि जाना चाहिए इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे जाता है, इधर चला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाता है, और अभिलंब से दूर हट जाता है, साथ में देखो सघन से विरल में आता है तो इसकी गति बढ़ जाती है, गति भी क्या होती है, इसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी गति बढ़ जाती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अभिलंब की ओर, तो अभिलंब की ओर तो जाता नहीं, अभिलंब से दूर जाता है, तो ये भी अभिलंब की ओर है, भी गलत। सी है अभिलंब से दूर हटता है,
और इसकी गति बढ़ जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक, सी आंसर हो जाएगा इसका। 38 के बाद आ जाइए 38 के बाद 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रकाश को सबसे पहले किसने नापा था, प्रकाश की चाल को? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने नापा था। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 8 ऊपर है। चलिए 39 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से क्लास ले ली है ये वाली, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आता होगा। 40 नंबर का बताइए क्या होगा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल में देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? गिलास में एक नींबू रखा हुआ है, उसके बगल में देखते हैं तो वो एक बड़ा नींबू दिखता है हमको, वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है, तो इसका कारण क्या है? पीछे हमने इसी क्लास में हमने आपको बताया इसका कारण क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, कोई वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है, उठी हुई दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। ठीक, सब इसी कारण होते हैं। तो 20 क्वेश्चन 20 पहली क्लास में हो गए, 20 ये 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और अभी भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन और कराएंगे इसी चैप्टर में, ताकि आपको ये चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हो सके सारे कंप्लीट हो जाएं। तो कैसे लगे क्वेश्चन आप लोगों को? तो सभी क्वेश्चन की तैयारी कर लें अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ।